नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खंबा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी और कुछ हमारे साथ जुड़े हुए दादा पर दादा बैंग के साथ स्टार्ट करते हैं। ट्वीट दिखाते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त वायरल हो रखा है, एंड देन वी इलैबोरेट ऑन लॉट ऑफ अदर स्टफ हियर ऑन द स्क्रीन। सॉरी, नॉट सोशल, दिस वन। नो दी अदर वन जो ट्रंप ने निकाला था वो पहले दिखाएं। पहले ये दिखाते हैं। I'm pleased to report that the United States of America and the country of Iran have had, over the last 2 days, very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East. Based on the tenor and tone of these in-depth, detailed, and constructive conversations, अच्छा by the way, which की spelling गलत लिखी हुई है, इन्होंने which वो चुड़ैल वाली which लिख दी है। हाँ, मतलब Which चुड़ैल याद आ गई उसको, whatever, डायन याद आ गया उसको, जो भी है। which will continue throughout the week. I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against the Iranian power plants and energy infrastructure for 5-day period, subject to the success of the ongoing meetings and discussions. Thank you for your attention to this matter, President Donald Trump, as usual. Over to you, Dada. ये कुछ Next. 3 घंटे पहले इसने निकाला था। अब देखिए इसका जवाब इरानियंस ने तुरंत दे दिया, जो ट्वीट पे आया, ट्रूथ सोशल पे नहीं। और सीबीएस ने उसको, सीबीएस न्यूज जो अमेरिका का सबसे बड़ा वो मीडिया चैनल है, न्यूज मीडिया चैनल है, दे हैव पब्लिश्ड इट। देखें जरा। So, live updates. Trump says ultimatum for Iran to reopen Strait of Hormuz postponed amid negotiations. March 23 और ये कितने बजे? सुबह 8 बजे की न्यूज़ है, as per the Indian time. Iran denies Trump's claims. We reject all negotiations. US has failed and Hormuz will remain closed. और अच्छा, इसमें एक मिनट, एक चीज नोट करिए, जो बायलाइन है, इट इज बाय जेंटलमैन कॉल्ड लियोर बेन आजी। he is a Jewish dual US Israeli nationality journalist, so that's also worth noting. और आई है जो इसमें हमने इन ट्वीट्स में नहीं दिखाई है। ईरान ने बोला हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। ये कौन सी दुनिया में बातचीत की बात कर रहा है ये बंदा? We have had no talks, we are not having any negotiations, we are not sitting across the tables. तो ये बंदा झूठ क्यों बोल रहा है? Over to you, दादा। थैंक यू। अच्छा, ये बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जो ट्रम्प को ऑब्जर्व करते हैं और अपने चैनल्स पे, जो लोग साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पे जिनका ध्यान है, उनको अगर देखें, वो कह रहे हैं कि इस बंदे का कॉग्निटिव डिक्लाइन बहुत ही प्रोनाउंस्ड है। कॉग्निटिव डिक्लाइन मतलब दिमागी संतुलन और जो उनका मुद्दों को पकड़ने का जो वो है पावर है, उसमें बहुत गिरावट दिखाई दे रहा है। तो ये पता नहीं, शायद ये सुबह सुबह उठ के उन्होंने ट्रूथ सोशल निकाला था ट्रम्प ने, सुबह सुबह उठ के। हमारे टाइम पे सायंकाल है, पर वहां पे तो तड़के में है बिल्कुल। तो उनको किसने बताया, क्या सोचा, कोई सपना देखा था और ये छाप दिया उन्होंने, उसके बाद तुरंत उसका डिनायल आ गया। सो दिस इज वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। एनीवे, बहरहाल जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले वो है गोल्ड, दूसरे प्रेशियस मेटल्स, शेयर बाजार में भारी गिरावट, जो कि अकस्मात नहीं है, ये तो अनुमान था हम सबका कि यही होने वाला है, और वही हो रहा है। तो मैं ना इस चीज को थोड़े से अलग तरीके से समझाऊंगा, जिससे सबको ये बात समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो मैं आपको 4-5 सवाल पूछता हूँ गायत्री जी, आप उसका जवाब एकदम सिर्फ हाँ या ना, या फिर जो मैं पूछता हूँ उसके उसमें दीजिए। अगर आपके घर में इस वक्त कुछ नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास महिला हैं, आपके घर में कुछ नहीं है, आपको सामान खरीदना है, तो आप पहले अपना ईएमआई, घर का ईएमआई या किराया भरेंगी या सोना खरीदेंगी? ईएमआई भरूंगी। करेक्ट। अगर आपके घर में आलू प्याज सब्जी वगैरह खत्म हो गया है, तो पहले आप आलू प्याज सब्जी खरीदेंगी या गोल्ड खरीदेंगी? ऑब्वियसली पहले घर, द हाउस हैज टू सस्टेन इटसेल्फ, उसके बाद ही आप गोल्ड खरीद सकते हो। अगर गाड़ी में ईंधन, तेल खत्म हो गया है, तो पहले तेल खरीदेंगी या सोना खरीदेंगी? ऑब्वियस है दादा, घर पहले होता है ना, पहले घर। पर मैं इतना सरल तरीके से इसलिए बोल रहा हूं कि आप जब आपके पास कुछ नहीं है या चीजों की कमी है, सबसे पहले आप उसकी पूर्ति करेंगे। आप जाके सेविंग्स पे या सोना खरीदने पे या इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दोगे। अब आप मान लीजिए भारतवर्ष या कोई भी देश, ऐसे ही कई व्यक्तियों का एक समूह है, तो राष्ट्रीय स्तर पे भी
जो राष्ट्रीय सरकार है या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, ये सब जो हैं या निवेशक हैं, वो पहले क्या देखेंगे? पहले अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद वो लोग निवेश करेंगे। तो निवेश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अच्छा, निवेश में मैं हमेशा कहता रहता हूं रिस्क। अब ये रिस्क जो है, ये अनुमान है कि आगे क्या होने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है या नहीं है, उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं ये रिस्की है या नहीं रिस्की है, ठीक है। पर ये वो सिचुएशन नहीं है। हम लोग उस स्थिति में ऑलरेडी उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जिसका रिस्क पहले था। जब तक रिस्क था तब तक आप सोच रहे थे कि ये थोड़ा कम कर दूं, ये थोड़ा ज्यादा कर दूं, थोड़ा कम सोना खरीदूं या थोड़ा ज्यादा सोना खरीदूं, ये सब चल रहा था, ठीक है। इस वक्त क्या है, हम एक आपातकाल से गुजर रहे हैं, इसमें कोई किसी को भ्रम ना हो। आपातकालीन स्थिति में आप सबसे पहले अपनी सुरक्षा करेंगे, अपने खान पान का प्रबंध करेंगे, ऊर्जा का प्रबंध करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि मेरे जो पैसे इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, जिसकी मुझे शायद आवश्यकता पड़े, क्योंकि कल को क्या पता मेरे जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ ऑफिस ही उड़ जाए। भारतवर्ष में नहीं उड़ेगा, कहीं और उड़ेगा, लेकिन उसका प्रभाव पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट स्थिति पता नहीं क्या होगा आगे चल के। जब ये अनिश्चयता बढ़ती है और आपको अपने जीवन को चलाने में ज्यादा वो होगा, तो निजी स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर, दोनों स्तरों पे आप पहले उसकी सुरक्षा करेंगे। तो अभी जो गोल्ड में गिरावट आ रहा है प्राइस में, या फिर शेयर बाजार में है, क्योंकि वो ऑप्शनल एक्स्ट्राज हैं हमारी जिंदगी में। वो हमारी जिंदगी को चलाने के, आप सोना खा नहीं सकते हो, शेयर्स खा नहीं सकते हो, तो इसीलिए हर जगह से विड्रॉल है। ओके, इसका एक दूसरा कारण है। दूसरा कारण ये है कि मतलब मैं ये कह रहा हूं कि डिमांड उस चीज का अभी इस वक्त एकदम नीचे जा रहा है। डिमांड नीचे जाता है और सप्लाई उतना ही रहता है तो प्राइस गिरता है, करेक्ट। तो ये बहुत सामान्य इकोनॉमिक्स है, 101 कहते हैं जिसको। दूसरी बात यह है कि जब भी आप देखें कि कोई आपातकाल से हम गुजरते हैं, तो सबसे सेफ जिसे अभी तक ज्यादातर लोग मानते हैं, उस दिशा में पैसा उस दिशा में चला जाएगा। तो इस वक्त ग्लोब में सबसे ज्यादा अस्थिरता कहां पे है? हर जगह सिवाय यूएसए को छोड़ के। यहां तक इजराइल में भी बहुत बुरा हालत है। वहां पे तो इतने मिसाइल्स पड़े हैं, प्रेसिशन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, कि उनका तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। पर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पूरा जो विश्व है वो अस्त व्यस्त है, एक एनर्जी शॉक से गुजर रहा है, जो 1973 में जो एनर्जी शॉक हुआ था, ऑयल शॉक जिसको कहते हैं, और उसी समय बाय द वे गोल्ड बैक्ड करेंसीज हट गई थी और ये फिएट करेंसी आया था। आज उसका रिवर्स हो रहा है। गोल्ड बैक्ड करेंसीज है नहीं, सब फिएट करेंसीज है, जिनका ऊपर जाना जितना इन्फिनिट है, नीचे आना भी उतना ही इन्फिनिट है। तो यूएसए ने ये डिस्टेबलाइजेशन पूरे विश्व में एक्सपोर्ट कर दिया है इस युद्ध के द्वारा, क्योंकि ना किसी को इसका ध्येय पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ना इसका एंड पॉइंट पता है, ना इसका ऑफ रैम्प क्या है वो पता है, किसी को नहीं पता। ट्रम्प साहब को भी नहीं, तो कभी बोल नहीं पाते, है ना। how long it's तो going to continue? हाँ, सॉरी, How long it's going to continue? क्योंकि भारत में किसी वो मैं उस सोने पे आता चांदी हूँ, उस पे आता हूँ। जी, मैं इस चीज को पहले समझा दूं कि ये जोड़ कहां पे है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो कैपिटल है वो यूएस डॉलर में वापस जाएगा और यूएस डेट में वापस जाएगा, बिकॉज दैट इज स्टिल कंसिडर्ड सेफ। ज्यादातर लोग अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं, जो हम जियोपॉलिटिक्स के माध्यम से, भू राजनीति के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि ये पूरा खेला किस चीज का है। अभी तक जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, बहुतायत में वही हैं, वो अभी तक उसी सिस्टम में चलते हैं। तो जब भी सेफ्टी में जाना होता है तो यूएस करेंसी और यूएस ट्रेजरीज की तरफ भागते हैं। तो अभी आप जाके देखें, यूएस करेंसी इज एट एन ऑल टाइम हाई एंड यूएस ट्रेजरी यील्ड, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको उसमें से कितना कमाने का वो है, पॉसिबिलिटी है, वो बिल्कुल एकदम ऊपर चढ़ चुका है। और देखें, इंडिया के संदर्भ में बोलते हैं, भारतवर्ष के संदर्भ में हमारी करेंसी नीचे गिरी है बहुत बुरी तरह से। 1 महीने से ये युद्ध चल रहा है, लगभग हमारा स्टॉक मार्केट 12.62% नीचे गिरा है। गोल्ड देखें, जो एक ऐसा मेटल है जिसमें हम सब विश्वास करते हैं, उसका प्राइस ऑलमोस्ट 5.6% गिरा है, ठीक है। तो ये सारा जो है ना, ये जो धड़ाधड़ गिर रहा है, ये सिलसिला इसीलिए हो रहा है। तो ये हो गया इसका संदर्भ। अब समझते हैं कि कब तक चलेगा। मैंने पिछले पॉडकास्ट में, शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा उतना, मैं फिर से एक चीज दोहराना चाहूंगा।
ट्रंप ने और हेक्सेथ ने यूएस कांग्रेस से अपील करी है कि हमें $200 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए ईरान के साथ युद्ध करने के लिए। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, $200 बिलियन। अच्छा, पेंटागन ने रिपोर्ट जारी की है, उनको पूछा गया था, उनका एक सेनेट डिफेंस कमेटी है, उसमें उन्होंने रिप्लाई दिया है कि हर दिन $1 से $2 बिलियन की खपत हो रही है इस युद्ध में। अब 200 बिलियन को आप इससे डिवाइड करें तो कितने दिन का युद्ध चलेगा? जो इनका खुद का अनुमान है, कम से कम 100 से 200 दिन। ठीक है, अगर युद्ध थोड़ा नीचे, थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी कम भी हो जाए तो भी ये 200 दिन चलेगा। 200 दिन कितना होता है? 7 महीने के आसपास, है ना? तो 7 महीना और, यानी 1 महीना हो चुका है, 7 महीना और, तो कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 7 महीने का अनुमान ये खुद लगा रहे हैं। मेरा खुद का मानना यह है कि अगर ईरान, और ईरान मतलब ईरान जो सरकारी ढांचा उसकी बात नहीं कर, ईरान में जो एक्चुअली पावर में है, क्षमता में जो है, तो वो क्षमता में है आईआरजीसी, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। तो आईआरजीसी के लोग जब तक नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आते और समझौता नहीं करते, ये युद्ध नहीं रुकेगा। क्योंकि अब इनको खून का स्वाद ये लोग चख चुके हैं। कौन से खून का स्वाद? दूसरा, इसका एक और फॉल आउट ये है कि इस वक्त जस्ट एज वी हम लोग बात कर रहे हैं, एज वी स्पीक, ये लोग प्रति कंटेनर एंड लार्ज कार्गो शिप दे आर चार्जिंग $1 to $2 मिलियन टू अलाउ देम कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल जाएं। $1 से $2 मिलियन वो चार्ज कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली यू कैन पे 10% इफ यू आर कैरिंग फ्यूल, मतलब ईंधन का कोई सामान अगर हो, नेचुरल गैस हो या तेल हो, जो भी हो, उस पर 10% का। तो मान लीजिए ट्रंप साहब का जो टैरिफ था ना मिनिमम 15%, उसके ऊपर 10% टैरिफ और चढ़ गया, जो यूएस ने नहीं लगाया, जो ईरान के आईआरजीसी ने सब पे लागू कर दिया और लोग दे रहे हैं। इसका जो टोटल विंडफॉल गेन है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 महीने में ये लोग 73 बिलियन डॉलर, 73 अरब डॉलर कमा चुके होंगे। अरब ही होता है ना, बिलियन मेरे ख्याल से अरब ही होता है। 100 करोड़ एक अरब हो गया, ठीक है। तो 73 अरब डॉलर ये लोग कमाएंगे। तो ये कह सकते हैं एक तरह से ट्रंप साहब के इस कार्यवाही से, जो ना सोची समझी कार्यवाही है कई हद तक, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग एयर डोमिनेंस कर लेंगे, इनको तबाह कर देंगे, ये लोग हथियार डाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो इन्होंने स्ट्रेटेजिक कदम उठाया था वही होता हुआ नजर आ रहा है। 2 स्ट्रेटेजिक कदम उठाए थे। नंबर 1, उन्होंने उनका सारा जो असला था, सामान था और फाइटिंग पावर था, 31 डिस्ट्रिक्ट्स में बांट के सबको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया था, आईआरजीसी के कमांडर्स को। ठीक है, इसके साथ ईरानी नेवी, ईरानी एयरफोर्स, ईरानी आर्मी का कोई संबंध ही नहीं है, ये इंडिपेंडेंट फोर्स है। ठीक है, इनके पास प्रभुत्व परिमाण में असला पड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा, उनके पास निर्देश हैं बहुत स्पेसिफिक। आप सोचिए, इनका जो पूरा एक पैटर्न चल रहा है, पहले यूएस एयर बेसिस और दूसरे बेसिस जो हैं गल्फ में, उसको स्ट्राइक करके बर्बाद करो। उसके बाद अगर यूएस के सोल्जर्स और जो पर्सनल हैं डिप्लोमेटिक कोर के या सीआईए के, वो जहां जहां छुपे हैं, उसका भी संदेश कोई पहुंचा रहा है। मैंने पहले कहा था रशियन और चीनी लोग पहुंचा रहे हैं, वो पॉसिबल है। इनका खुद का भी अच्छा गल्फ में पेनिट्रेशन है ईरानियों का। तो वो जहां जहां छुप रहे थे, उन बिल्डिंग्स पे आक्रमण कर रहे थे। अब उसकी आवश्यकता नहीं है, वो सारा जो है ना वो कम हो गया है। तो लोग सोच रहे हैं इनका असला खत्म हो गया है। जी नहीं, जब बचा ही नहीं कुछ मारने को तो मारेंगे क्या? उनका टारगेट कभी भी जो जीसीसी देश की जनसंख्या उस वो नहीं था। बहुत सोची समझी प्लानिंग है इनकी। दूसरा, ये लोग इसराइल पे अटैक कर रहे थे इनडिस्क्रिमिनेट। पहले उन्होंने सैचुरेशन अटैक्स किया, ओके। उससे क्या हुआ, उनके जो इजरायली जो एयर डिफेंस है, उसके 2 वो कह सकते हैं तरह के हैं। एक तो है आयरन डोम एंड डेविड स्लिंग, जो इंटरसेप्टर मिसाइल बेस्ड है, मिसाइल ऊपर जाके जो हमला आ रहा है उसको रोकती है। दूसरा है आयरन बीम, जो एक लेजर बेस्ड एंड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बेस्ड है, जो अभी पूरी तरह पका नहीं है, उतने सारे यूनिट्स नहीं है उनके। और इंटरसेप्टर की संख्या जो है बहुत डिप्लीट हो चुका है। तो पहले उसको डिप्लीट किया, तो लेटर फेज में जो अटैक्स थे उसमें मिसाइल्स और ड्रोन्स की संख्या उन्होंने कम कर दी, लेकिन क्वालिटी और प्रेसिशन बढ़ा दिया। मतलब कितना निशाने पे जाएगा वो बढ़ा दिया, जिससे भारी तबाही हुई है इसराइल में। अच्छा, मैं एक कहीं पे देख रहा था हमारे जियोपॉलिटिकल एक फोरम में, इसराइल के 3 F-35 जहाज मारकर गिरा दिए गए हैं, जो न्यूज कभी कहीं नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा सेंसरशिप चल रहा है, बट दिस न्यूज इज आउट इन सर्टेन सर्कल्स।
उनके पास 3 एवैक थे। एवैक क्या होता है? एक जहाज जो ऊपर जाके निगरानी रख पाए चारों तरफ 360 डिग्री, और वो इंफॉर्मेशन अपने जो फाइटर जेट्स हैं उसको दे पाए, या दूसरे ग्राउंड बेस्ड उसको दे पाए। 3 ऐसे जहाज थे इजराइल के पास, उसमें से एक मार के गिरा दिया गया है इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। उनके पास 10 रिफ्यूएलिंग टैंकर्स थे। यहां से जो F-35 F-15 वगैरह इजराइल से उड़ के ईरान पे आघात करने जा रहे थे, डिस्टेंस बहुत हाई है, इसलिए उनको एक बार तो रिफ्यूएलिंग करना ही पड़ेगा, उसके लिए टैंकर्स होते हैं। ये इंडिया के पास भी है, सबके पास है ये चीज। तो 10 हैं उनके पास, 10 में से एक नीचे आ गया, यानी 10%। अच्छा ये भी बता दूं, इजराइल के पास F-35I, आई स्टैंड्स फॉर इजराइल, F-35 का इजरायली वर्जन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, 33 थे वो यूनिट्स। 50 ऑर्डर किए थे, 33 डिलीवर्ड थे, उसमें से 3 गए, मतलब ऑलमोस्ट 10% वहां पे भी डिप्लीशन हो गया। तो जो ये लोग सॉटी स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, कि कितनी बार आप आक्रमण कर सकते हो, आपके जहाजों का नंबर कम हो जाता है, तो वो सॉटी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है उस अनुपात में। क्योंकि कुछ जहाज तो आपको मेंटेनेंस में ही रखना पड़ेगा ना, सारा पूरा बेड़ा तो एक बार उड़ के वापस आएगा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक बार ये फ्लाई करते हैं तो उसको 1 घंटे के फ्लाइट के लिए ऑलमोस्ट 36 आवर्स का मेंटेनेंस चाहिए। F-35 इतना कॉम्प्लिकेटेड जहाज है वो। तो अगर उसमें से 3 गिर गए तो आप खुद सोचिए कि उनका जो अभी फाइटिंग पावर है वो कम हो गया है पहले से। एंड पेंटागन ने रिफ्यूज किया है, पहले ये लोग रिप्लेस कर देते थे अगर कुछ आप खो जाते हैं, तो इन्होंने कहा है कि हम कोई रिप्लेसमेंट F-35 आपको नहीं दे सकते इस वक्त। तो इजराइल की जो क्षमता है फाइटिंग स्ट्रेंथ, आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर देयर आर्म्ड फोर्सेस, प्रोफेशनलिज्म, उनकी क्वालिटी वो सब ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये पूरा एरियल वॉर था और मिसाइल बेस्ड एंड इंटरसेप्शन बेस्ड था, वो क्षमता उसमें क्षति हुई है भारी। तो ट्रंप साहब ने अभी ये जो दिया था उसका यही था कि भाई एक ऑफ रैंप मिल जाए, यूनिलैटरली घोषणा कर दो कि हम आक्रमण नहीं करेंगे 5 दिन तक, और कोई काल्पनिक उन्होंने कहां से पता नहीं नेगोशिएशन की बात करी, कोई नेगोशिएशन चल नहीं रहा है ना। ऑफिशियल ईरानियन जो नॉर्मल सरकार है, प्रेसिडेंट वगैरह वो सब, या आयतुल्ला से, और आयतुल्ला अभी तक पूरी तरह पावर में उन्होंने अपना कंसोलिडेट नहीं किया, तो वैसे भी वो किसी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। और IRGC जिसके पास एक्चुअली क्षमता है युद्ध को रोकने की, उसमें से सारे 31 इंडिपेंडेंट जो कमांडर्स है उन्होंने तो साफ मना कर दिया, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो मैंने ये 3 बातें समझाई हैं। एक तो युद्ध का मिनिमम ड्यूरेशन कितना चलेगा, 3 से 7 महीना, बेस्ड ऑन ये लोग खुद जो कह रहे हैं अमरीकी, उनका एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। दूसरा, कोई नेगोशिएट करने को है नहीं ईरान की तरफ से। तीसरा, उन्होंने बोल दिया हम नेगोशिएट तो करेंगे नहीं, आप हार चुके हो, हॉर्मुज बंद रहेगा। और वो तो पैसा कमा रहे हैं उससे, उल्टा हो गया, तो ईरान को एक एडवांटेज मिल गया। आज तक ईरान के पास पैसा कमाने के साधन बहुत कम थे, अब तो ये हफ्ता कलेक्शन चलेगा इनका। और ये इट्स नॉट तो गोइंग टू अच्छा, गो डाउन, अब ये हमेशा के लिए चलेगा, नहीं, बिकॉज एक बार खून लग हाँ जाए चलेगा, तो छोड़ते ये लंबा नहीं। अब ये चलेगा। हमेशा हाँ, मैंने पिछली बार कहा था, जो कई लोग कह रहे थे ये उल्टा सीधा बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, लिखा था लोगों ने, पर मैं आपको आश्वासन से कर रहा हूं कि हम कैलकुलेट करके करते हैं। जो ईंधन के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे शॉक आता है, उसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि इकोनॉमी पे क्या कैस्केड होगा। तो मैंने कहा था 1 महीना या 2 महीना युद्ध चला तो -0.35% जो ग्रोथ है वो घट जाएगा अगले साल के लिए। लेकिन अगर ये 6 महीने से ज्यादा चला तो 2 से 2.5% ग्रोथ कम होगा। मोदी जी ने भी उसकी पुष्टि कर दी है, आज पार्लियामेंट में उनका बयान आया है बाकायदा। उन्होंने कहा है कि आप सब कमर बांध ले, एक हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं, हम सबको सावधान और सशक्त रहना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं आज बताता हूं कि ये अगर 2-2.5% हमारा ग्रोथ, इकोनॉमी नहीं घटेगा, ग्रोथ घटेगा, मान लीजिए अगर 7% आ रहा तो 5% आएगा। ये इसका मतलब है। कोविड जैसी विकट स्थिति शायद ना हो, लेकिन इंपैक्ट तो पड़ेगा। अच्छा, 2-3 मैं आंकड़े दे देता हूं। हर 1% ग्रोथ अगर कम होता है तो 1 मिलियन व्हाइट कॉलर जॉब, और व्हाइट कॉलर मतलब ऑफिस वाले, और लगभग 2 से 2.5 मिलियन ब्लू कॉलर जॉब्स का लॉस हो जाता है इकोनॉमी में। एक रफ एस्टिमेट है ये, मतलब एकदम करेक्ट नहीं है, रफली आपको बताता हूं। दूसरा, जो क्षेत्र बहुत भारी मात्रा में जिस पे आघात होगा, वो एक तो है आपका टेक्सटाइल्स, दूसरा है हमारा एग्री कमोडिटीज, हाँ, तीसरा है आपका जो भी ऐसा क्षेत्र जिसमें प्लास्टिक्स, रेजिन, इसका कंजम्पशन होता है वो। अब आप देखें,
ये सब या तो फिर एसएमई सेक्टर में आते हैं या फिर ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट पे आघात अवश्य होगा। और जो नए जॉब्स हैं, जॉब क्रिएशन विल स्लो डाउन वाइल दिस वॉर लास्ट, और उसका इफेक्ट लास्ट करेगा। तो मुझे इसका इफेक्ट 1 या 2 साल का इफेक्ट इसका लास्ट करेगा, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ मैंने खुद बात नहीं किया, पर सुनने में आया है कुछ भविष्यवाणी जो करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने भी कहा है कि ये लंबा खींचेगा। पर उसके लिए बिना एस्ट्रोलॉजी के भी मैं कह सकता हूँ, जो भी सारे भू राजनैतिक तत्व नजर आ रहे हैं इस वक्त, जो समीकरण नजर आ रहे हैं, इसको ये जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब आते हैं इससे ऊपर उठ के एक स्तर पे, और फिर मैं बताता हूं निजी जिंदगी में हमें क्या करना है। ऊपर उठ के अगर भू राजनैतिक स्तर पे देखें किसको क्या लाभ हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित तो यूएस हो ही रहा है, क्योंकि हाँ, उसका गल्फ के देशों के साथ संबंध बिगड़ेगा, लेकिन उनके पास चॉइसेस ज्यादा नहीं है। शायद युद्ध खत्म हो या उसके दौरान भी शायद भारतवर्ष से या दूसरे देशों से अस्त्र खरीदें, लेकिन अस्त्र खरीदने से कुछ नहीं होता है। अस्त्र अमेरिका से भी खरीदा था उन्होंने, $243 बिलियन का वेपन्स खरीदा था इन्होंने पिछले 4-5 साल में। लेकिन अमेरिका इतने स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाती है कि आप ये उसको ओपनली यूज नहीं कर सकते, मतलब फ्रीली यूज नहीं कर सकते। हर चीज के लिए अमेरिका का परमिशन लेना पड़ता है। एंड अमेरिकन्स वर डिप्लॉइंग दीज वेपन्स मेनली टू डिफेंड इजराइल। ये उनका खुद का वो है, कंप्लेंट है गल्फ के देशों का। तो उससे शायद हाँ ये हो सकता है भारतवर्ष के डिफेंस सेक्टर को थोड़ा लाभ हो, शायद हमारे कुछ लोग वहां पे प्रशिक्षण दे, उससे हमें थोड़ा इनकम मिले, ये सब हो सकता है, एक समीकरण बदल सकता है, वो तो बात की बात है। अभी क्या होगा कि यूएस का डॉलर स्ट्रेंथन होगा, जो हो चुका है। यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स का डिमांड फिर से आएगा, तो उनका जो डेट बढ़ के 37 से 39 ट्रिलियन हो गया इस साल, उसको थोड़ा और दिन वो खींच पाएंगे। और दूसरा, चूंकि तेल का सोर्स यहाँ 25% ठप हो गया है गल्फ का, तो यूएस अपना तेल बेचेगी फ्रैकिंग के बेसिस पे। जो तेल $62 पर बैरल पे वो इकोनॉमिक हो जाता है, अभी तो 100 के ऊपर चला गया है प्राइस, तो वो लोग अपना तेल बेच के बहुत कमा लेंगे, तो वो बड़े खुशी हैं, वो खुश हैं। डिफेंस इंडस्ट्री खुश है, क्योंकि जितना युद्ध चलेगा डिफेंस इंडस्ट्री के तो वारे नहीं आ रहे हैं यूएस में। तो ये जो है लाभ उस तरफ जा रहा है। दूसरा लाभ, जो भू राजनैतिक लाभ है, वो चाइना को आएगा, रशिया को आएगा और इंडिया को आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। ये स्थितियां जैसे इमर्ज करेंगी तब आएगा। अच्छा, कुछ अटकलें ये हैं कि इजराइल अमेरिका को चलाता है, और ये अमेरिका के अंदर से भी ये आवाजें अभी बुलंद हो रही हैं। कुछ हद तक तो सही है, इन्फ्लुएंस बहुत हैवी है, पर ये ऐसा है कि देखें, अगर ये युद्ध इजराइल और यूएसए नहीं जीतते या अपने टर्म्स ईरान पे इंपोज नहीं कर पाते, तो 100% बीबी नेतन्याहू का पॉलिटिकल पत्ता कट सकता है। और दूसरा, जो कहते हैं शबद ज्यूज और एशकेनाजी ज्यूज, उनका एक बहुत बड़ा बिलियनियर्स का क्लिक है जो कंट्रोल करती है हर चीज को। वो लोग क्या चाहते हैं, वो मुझे बंटे हुए नजर आ रहे हैं, वो एकदम इकट्ठे नहीं है। कुछ लोग युद्ध के पक्ष में हैं, जो जायनिस्ट हैं, उनका वो ग्रेटर इजराइल का प्लान है, और कुछ लोग जो हैं उसके पक्ष में नहीं है, वो भी बोल रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या स्थिति है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। क्या होगा अभी वक्त बताएगा, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा, तो अगर ईरान सरवाइव कर जाती है, केवल सरवाइव कर जाती है, तो ये जीत उसी की हुई। क्योंकि ये युद्ध किस लिए था ओवरऑल, इजराइल की उससे देखे, वो लोग कंफ्यूज नहीं थे। उनका था कि ईरान का जो तंत्र है उसको पूरा खत्म कर दो एक शॉट में। अगर वो नहीं कर पाए तो दे हैव लॉस्ट द वॉर एम्स। उनका जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था वो मीट नहीं हुआ, चाहे कितना भी ध्वंस वो करें, कितना भी एयर डोमिनेंस दिखा पाए। ठीक है ना? तो ये है पूरी स्थिति। अब हमें क्या करना चाहिए, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहने वाले लोग हैं? तो देखें, 2-3 चीजें मैं बता देता हूं जो शायद आपके काम आए, आप लोगों के। पहले तो अभी शेयर मार्केट में भारी गिरावट के कारण लोगों को लॉस हुआ है, और आज इंडिया में काफी हद तक मिडिल क्लास के लोग तो शेयर मार्केट में निवेश अवश्य करते हैं, तो काफी लोगों को नुकसान हुआ है। ये नुकसान की भरपाई अभी नहीं होगी। अगर आपके पास जॉब है, आय का एक साधन है, आपको ये स्टॉक्स होल्ड करने पड़ेंगे। यू हैव टू वेट, जब ये सारा शांत होगा, फिर से वातावरण नॉर्मल होगा, स्टॉक मार्केट विल रिज्यूम इट्स क्लाइंब। बट राइट नाउ लॉस है तो है, उसको पकड़ के रखें, अभी कुछ मत करिए, नहीं तो और भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा, आप लोग जो सेविंग्स करते हैं, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, भारत सरकार आरबीआई के नए रूल के तहत 5 लाख रुपए तक का उसको गारंटी करती है। मतलब 5 लाख के ऊपर, मान लीजिए बैंक अगर डूब गया
और 5 लाख से ज्यादा है आपका पैसा, 7 लाख है तो 2 लाख आपके गए, 5 लाख आएंगे। तो मैं सबको ये बोलूंगा कि ये जो अभी स्थिति है, आपको हर चीज को कंसोलिडेट करके रखना है। आप 5-5 लाख के डिपॉजिट्स बनाएं आप, और एक बैंक में मत रखें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ऐसा नहीं कि एक बैंक में आपने 40 लाख रख दिया और सारे उड़ गए क्योंकि वो बैंक गिर गया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। अगर 2 to 2.5% इकोनॉमिक ग्रोथ कम होता है, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा एसएमई सेक्टर पे, जिसको बैंक्स व्यवसायों को जो लोन देती है, माइक्रो एंड इसकी रिटेल लोन में ही आता है सब कुछ, माइक्रो एंड रिटेल लोन, लेकिन एमएसएमई सेक्टर के लिए उसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी है और सबसे बड़ा लोन पोर्टफोलियो उसी का है। प्रोजेक्ट लेंडिंग को अगर अलग छोड़ दें तो उससे जो है बैंक्स के बैलेंस शीट पे बुरा असर पड़ेगा। सो आई सस्पेक्ट दैट कुछ बैंक्स पे इतना बुरा असर पड़ सकता है शायद कि वो जो स्थिति 3-4 साल पहले हुई थी कोविड से पहले, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कुछ बैंक नीचे चले गए थे, उसका काफी भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा था। वो स्थिति कुछ बैंक्स में आ सकती है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उतना डीपली अभी अध्ययन नहीं किया, ये ब्रॉड डायरेक्शन बता रहा हूं। तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके रखें अपने अकाउंट्स को, वो 5 लाख वाला लिमिट याद रखें। दूसरा, जो आपके पास, जिनके पास भी थोड़ी जमीन हो, लोग हंसेंगे पर मैं तो फिर भी कहूंगा कि अगर आप वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, उगाना चालू कीजिए। क्योंकि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, आलू का भाव 30 से 90 भी जाता है तो उसके उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो 1 किलो आलू तो खाता नहीं है। एक परिवार है तो कम से कम 15-20 किलो आलू उस तो महीने में आता ही होगा, ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट 6,000 to 9,000 रुपीज एक्स्ट्रा पर एनम। हर चीज का इंपैक्ट होता है। तो हर जो चीज है जो आप खुद कहीं से जनरेट कर सकते हो, या तो उसके सोर्स बना लें या खुद उगाएं, जो कर सकते हैं वो, ठीक है। ये चीजें कुछ एहतियात के कदम है जो जो हमें उठाने चाहिए। सोने के भाव में अभी अगर नीचे गिरा है तो कोई बात नहीं, साल के शुरू से अब तक 5% गिरा है। जैसे ही थोड़ी सी स्थितियां संभल जाएंगी और थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ भी जाए, तो भी सोने का भाव अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। सीबीडीसीज डेफिनेटली आएंगे और वो सोने के बेसिस पे आएंगे। फिएट करेंसी का जमाना खत्म हो रहा है, उसी को, उसी जमाने को थोड़ा दिन और चलाने के लिए ये सब युद्ध वगैरह कर रहे हैं। कि उससे क्या होता है, अमेरिका में जो उसका जो बाइंग पावर है वो स्ट्रांग रहता है, बाकी विश्व में इंस्टेबिलिटी आती है, बाकी विश्व में जो भी एसेट्स हैं, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कंपनीज हो, अस्पताल हो, होटल्स हो, जो भी हो, उसका भाव नीचे गिरता है डॉलर के बनस्पत, तो ये लोग उसको खरीद लेते हैं। तो ये जो रीसेट हो रहा है उसके होने से पहले दे आर ट्राइंग टू ग्रैब एसेट्स, और युद्ध और अशांति सबसे एकदम सटीक तरीका है उसको करने का, अगर हम सिनिकली सोचें। ये आसुरिक शक्ति है, पर है जो है वो है। और दूसरी बात है कि ये युद्ध सिर्फ नहीं है, ये युद्ध वहां पे किया गया है जिससे ऑयल शॉक हो, एनर्जी शॉक हो, और एनर्जी का जो कैस्केड इफेक्ट होता है, ठीक है, जो झरने जैसा बहुत सारे सेक्टर्स पे इफेक्ट आता है, सबसे अधिक होता है दूसरे सेक्टर्स के बनस्पत। तो उन्होंने उसी क्षेत्र में इसलिए आघात किया। युद्ध चाहे नतीजा कुछ भी हो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यूएस बोलेगा हाँ हाँ हम जीत गए या फिर हमें अभी नहीं रहना है, बोल के वो वापस चली जाएगी। और जो खंडहर है उसको संभालेगी इजराइल की जनता और जीसीसी की जनता और ईरान की जनता, ठीक है। लेकिन इसका जो ईंधन सप्लाई और उससे जो इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, मुद्रास्फीति होगी सारे विश्व में, उसका इफेक्ट हम सब झेलेंगे, ठीक है। मुद्रास्फीति होगी तो यूएस के लोगों के लिए हमारे एसेट्स, हमारे घर, हमारे होटल्स, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे कारखाने सस्ते हो जाएंगे। तो ये तंत्र चल रहा है, हम लोगों को कंसोलिडेट करके रहना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित ही रहें, चिंता ना करें, अल्टीमेटली ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हमारे डेमोग्राफिक ट्रेंड्स और इकोनॉमिक ट्रेंड्स, टोटल स्ट्रेंथ जो है इकोनॉमी का, वो उस दिशा में ही है। थोड़ा डिप आ सकता है युद्ध की वजह से, अमेरिका को 2-3 साल एक्स्ट्रा और मिल जाएगा अपने डेट को चलाने के लिए, यही होगा। तो ये है, यही मैं समाप्त करता हूँ। तो ऑयल एंड मेटल्स ऑलवेज गो ऑपोजिट। जब भी ऑयल का रेट बढ़ता है ऑलवेज, तो गोल्ड का डाउन होता है, राइट? क्योंकि तो ऑयल ये ऑयल ऑयल इज अ क्रिटिकल आइटम ना, उसके बिना तो आप चल ही नहीं सकते हो। गोल्ड एक सेफ्टी आइटम है, वो क्रिटिकल आइटम नहीं है। राइट। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो अब ये गेम खेल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, सेटल हो रहा है, कहानी खत्म हो रही है, अगले दिन फिर जाके अटैक कर दिया। इन्होंने यही किया था ना, कल भी डिमोन के ऊपर जाके अटैक हो गया उसके बाद इमीडिएटली। मतलब ही इज अनाउंसिंग इन द मॉर्निंग समथिंग एल्स, डूइंग समथिंग एल्स इन द नाइट,
Obviously, share market के साथ they are making money like anything. FBI वो तो investigation साइड खेला ट्रम्प का चलता ही रहता है, उसके फैमिली के लोग और दोस्त जो चेले चपाटे हैं वो उससे पैसा बना रहे हैं, वो तो छोटा खेला है। लेकिन देखिए ऐसा है कि इन्होंने एक एस्केलेशन मैट्रिक्स बना दिया है जो अमेरिका तय नहीं कर रही है, इजराइल और ईरान तय कर रहे हैं। तो अगर ये युद्ध का सेटलमेंट होगा वो अमेरिका नहीं करेगी, इन दोनों को राजी होना पड़ेगा ना, नहीं तो वो अपना चालू रखेंगे। दोनों के दे आर मॉर्टल एनिमीज, दोनों के एकदम मरनापन वो हैं, शत्रु हैं, तो वो तो छोड़ने वाले नहीं है। तो अगर वो स्थिति है और उनको ये आखिरी युद्ध नजर आ रहा है तो वो लोग टेबल पे क्यों आएंगे? ट्रम्प के कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। ये ट्रम्प उसी शेर पे सवार है जिसके उतरेगा तो वो खा जाएगा, क्योंकि उसके जो आका हैं वही इजराइल और इजराइल अलाइड लोग हैं। उसका सबसे बड़ा जो डोनर था उसके कैंपेन में $250 मिलियन जो दिया था वो थी एडलमैन फैमिली, एंड दे आर जायनिस्ट्स। वो द जेंटलमैन डाइड, उनकी जो विधवा हैं, वो विधवा से पूछा गया कि आप यूएसए और इजराइल के बीच में किसको सपोर्ट करेंगे? यूएसए को, यूएसए फर्स्ट, इतना कहा उन्होंने। तो आप समझ जाएं कि ये कहां से आ रहा है, प्रेशर क्या है और क्या चल रहा है। तो ये जो दो शत्रु हैं इजराइल और ईरान, इनको टेबल पे अगर कोई नहीं ला सकता है तो ये युद्ध तो रुकेगा नहीं। बहुत सीधा हिसाब है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो सोच। क्यों कर रहा है, उसको ग्रेटर इजराइल चाहिए, इसको अपना वर्चस्व चाहिए मुस्लिम समाज में, ये सब छोड़ देते हैं। यथार्थ यही है कि ये दो जब तक टेबल पे नहीं आएंगे और कोई बीच में जिसको वो ट्रस्ट करते हैं वो नहीं आएगा, ये युद्ध नहीं रुकेगा। ईरान इज अ चाइनीज प्रॉक्सी, रशियन अलाई, इजराइल is doing its own fight and has dragged America into it. ये है अवस्था। बाकी सब हम सफर कर रहे हैं। कब खत्म होगा आपके हिसाब से? Because it's creating a खत्म chaos होता across नजर the नहीं आ रहा है मुझको। ये एक नया सामान्य बन जाएगा, इसकी इंटेंसिटी शायद नीचे जाए, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, लेकिन ये मुझे खत्म होता, अभी समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, जब तक, मैं एक बहुत सीधा चीज बताता हूं, जब तक मुज्तबा खमेनी जो नए आयतुल्ला हैं वो पूरी तरह से सारे समीकरण को अपने पक्ष में करके पावर नहीं ले लेते, वो सिर्फ आयतुल्ला हैं अभी। पहले क्या था, प्लीज अंडरस्टैंड, ईरान में दो तंत्र चलते थे। एक जो है एग्जीक्यूटिव सरकार, यानी आपका नल, पानी, बिजली, सड़क इत्यादि जो है वो जो चलाती थी वो सरकार, जिसके मुखिया हैं अभी पेशकजियान, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो हैं, और उनके मंत्रिमंडल में कई लोग हैं जिनका नाम आपको हमेशा सुनने को मिलता है, जैसे अरकचाई, अरकचाई, मैं भूल रहा हूं, वो जो वो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये लोग हैं, तो वो जो है वो डिसीजंस नहीं लेते। जो राजनीतिक डिसीजंस हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स के डिसीजंस हैं, मंत्री चाहे कोई भी हो, वो आता है, जो काउंसिल बनता है आयतुल्ला, मेन आयतुल्ला के इर्द गिर्द, वो काउंसिल निर्णय लेती है और आयतुल्ला अपना फतवा जारी करता है, उसके बाद ये आगे चलता है, ठीक है। पर इस वक्त वो फतवा तो तभी जारी करेगा ना जब उसका खुद का काउंसिल पूरी तरह से बन जाए। और काउंसिल में भी ना उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई डिफेंस और सिक्योरिटी देखता है, कोई विदेश नीति देखता है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनके भी विभाग होते हैं। तो ये जो सारा जो है पूरा सरकारी तो इजरायलियों ने उड़ा दिया ना। जो आयतुल्ला के इर्द गिर्द थे वो खुद आयतुल्ला और बाकी सब मर गए, और जो सरकार में थे वो मर गए। आईआरजीसी का फर्स्ट रैंक जो था कमांडर्स का वो खत्म हो गया, अभी इंडिपेंडेंट कमांडर्स हैं जो किसी की नहीं सुन रहे हैं, वो उसी फतवे को मान रहे हैं जो अली खमेनेई मरने से पहले इनको देके गए थे। मरणोपरांत तो कोई है नहीं कुछ देने वाला। और मुज्तबा जो है वो हार्डलाइनर है, वो अली खमेनेई से ज्यादा हार्डलाइनर है। अली खमेनेई तो कुरान को कोट करके उन्होंने कह दिया था कि न्यूक्लियर वेपन तो ये वो है, क्या बोलते हैं, डेविल्स वो चीज है, इसको हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं। क्या चल रहा था वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये कहा था। लेकिन मुज्तबा खमेनी तो ओपनली बोलता है कि वो तो ऑप्शन है ही नहीं टेबल पे, वो तो हम वही करेंगे जो हमें करना है देश के लिए, मेरे हिसाब से, ये बोला है उसने। एक चीज और है, ये थोड़ा सा, ये कब तक होगा इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि अली खमेनी जो थे, इन टर्म्स ऑफ हिज स्टैंडिंग एज अ स्कॉलर, वो हाईएस्ट था, ठीक है, उनको विद्वान माना जाता था उनके तंत्र के हिसाब से। ये जो उनका बेटा है, ये दूसरा बेटा है, भाई पहला बेटा मर चुका है। मुस्तफा खमीनी वो हार्डलाइनर अवश्य है और वो अच्छा स्कॉलर माना जाता है, लेकिन वो एकदम अव्वल दर्जे का नहीं है। अभी इस वक्त अव्वल दर्जे का स्कॉलर ईरानी भी नहीं है, वो इराकी है, अली सिस्तानी, जो इराक में बैठता है, ठीक है।
कॉम बोल के जो शहर है तेहरान से 300-350 किलोमीटर नीचे, वहां पे जो लोग बैठते हैं उनमें 2 स्तर हैं। ये मुस्तफा खमेनी दूसरे स्तर का स्कॉलर है, तो पहले स्तर का भी नहीं है। तो उसको जो क्रेडिबिलिटी है ना कि वो इतना विद्वान है और इतना सशक्त है कि वही जो फतवा जारी करे उसको सबको मानना पड़ेगा, वो जो चीज है ना वो कंसोलिडेशन अभी नहीं हुआ है। तो पहले वो अली सिस्तानी, अली रफसंजानी, हाँ अली सिस्तानी अगर एंडोर्स कर दे मान लीजिए, और बाकी स्कॉलर्स जो हैं मेन स्कॉलर्स वो एंडोर्स कर दें, तब ये इसका चलेगा। नहीं तो वो आईआरजीसी वाले नहीं मानेंगे। ये इंडोक्ट्रिनेटेड लोग हैं, ये आर्मी नहीं है। थिंक ऑफ इट पैरेलल, आपका वो सोचिए जैसे जर्मनी में था वैफन एसएस, हाँ, शूट स्टाफन, सीक्रेट सर्विस, जो सिर्फ हिटलर को डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे वाया हिमलर, जो उनका हेड था। वो हिमलर की बात मानेंगे, हिटलर की बात मानेंगे, और कोई बोलेगा तो उन्होंने गेट लॉस्ट, अनलेस दे हैव बीन एक्सप्लिसिटली ऑर्डर्ड कि अमुक जनरल है, उसके सेना में आप लोग जुड़ के उसके साथ लड़ोगे, उनका हिदायत सुन लेना। अदरवाइज वो लोग एकदम इंडिपेंडेंट थे। युद्ध खत्म हो गया, हिटलर मर गया, उसके बाद लोगों को पता नहीं है, लगभग 3 से 4 महीना एसएस डिविजन्स लड़ते रहे वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो ये जो है ना आईआरजीसी, वही चीज है। आईआरजीसी को जब तक एक वैलिड फतवा नहीं मिलेगा कि ठीक है अब शांति के मार्ग पे आ जाओ, नेगोशिएट करो, वो नहीं करेंगे। ये स्थिति है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये कल्चरल पॉलिटिकल वो है, सिचुएशन है ईरान में। लगता है वी आर इन फॉर अ लॉन्ग प्रॉब्लम अक्रॉस द वर्ल्ड। वी हैव टू, जो मोदी जी ने कहा है वो सही है, हमको अपना कमर बांध लेना चाहिए। वी हैव टू फेस दिस। द स्टार्टिंग फॉर अ वर्ल्ड वॉर, प्रिकर्सर्स फॉर वर्ल्ड वॉर 3। हो सकता है, हो सकता है, बिकॉज अगर ये इजरायली लोग खींच के अगर वो क्या बोलते हैं, अगर वो डेस्परेट होके, डेस्परेशन में कुछ मेजर लॉब कर दे, न्यूक्लियर हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ईरानी लोग डेस्परेट होके एक डर्टी बॉम्ब तो वो बना ही सकते हैं, या पाकिस्तान से या कहीं से, चाइना वगैरह कहीं से न्यूक्लियर बॉम्ब लाके वो लॉब कर दे, फिर तो हो गया ना, राम नाम सत्य, बिकॉज दैट विल बी द प्रीकर्सर टू अ वर्ल्ड वॉर। फिर रशिया बोलेगी ठीक है मैं भी यूक्रेन पे मारता हूँ, फिर यूरोप के देश बोलेंगे, फ्रांस बोलेगी ठीक है मैं भी रशिया पे मारता हूँ, फिर रशिया बोलेगी मैं अमेरिका पे मारती हूँ। तो ये एक विकट स्थिति वो हो सकती है। इसलिए मैं तो शिव जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको सुमति हो, ये लोग अपना, ये मुश्तबाई जो है एटलीस्ट सी नेगोशिएट करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना व्यक्ति, जो नेगोशिएट करके जो निकले निष्कर्ष उसको, उसका इंप्लीमेंटेशन कर सके। तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वो उधर हो जाए और उसको ना मारे पहले ही, बेवकूफ की तरह सबको मार दिया, फिर नेगोशिएट करने को कोई नहीं बचा। कि इजराइल का वॉर एम कुछ और है, वो तो सर्वनाश चाहती है ईरानी तंत्र का, लेकिन ऐसे सर्वनाश करोगे तो फिर कंट्रोल कैसे होएगा? ये लीबिया वाली स्थिति नहीं है। ये लोग लीबिया से कंपेयर करते हैं, बेवकूफी है। लीबिया एक छोटा सा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से, ईरान 93 करोड़, सॉरी 9.3 करोड़, 9.3 करोड़ लोगों का देश है भाई। उसका साइज देखो ना। इजराइल जो है वो हमारे हरियाणा का आधा है, इतना ही है वो देश। उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे देश के साथ लड़के नेगोशिएट करने का, विद द एक्सेप्शन ऑफ इजिप्ट। लेकिन वो जो लीडर्स थे वो तो चले गए, तो कब के मर कब गए हैं। गोल्डा मायर, फिर शमी, क्या था, मोचे दयान, वो सब तो मर गए। अभी जो लीडरशिप है दादा वो ऐसे नहीं है। दादा एक चीज माननी पड़ेगी, जिस तरीके से इन्होंने तैयारी की थी, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर 2 decades, सॉरी दे हैव, उस अंडरग्राउंड दिन बंकर्स, फॉरेस्ट के अंदर डीप जो लोग कुछ लोगों को समझ में नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, लोगों को समझा देता हूं थोड़ा। इनके पास 1 लाख शायद 136 और 238 ड्रोन्स हैं बने हुए, जो ड्रोन भी यूज कर सकते हैं। उसमें से लगभग 4,500-5 हजार ये खर्च कर चुके हैं, तो अभी भी बहुत है। नंबर 2, इनके पास 10 लाख ढांचे तैयार हैं। वो ड्रोन नहीं है, ढांचा है, लेकिन उसमें कलपुर्जे भर के उसको तैयार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इनके पास ऑलमोस्ट इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई है। अच्छा मुझे ना अभी, हाँ जी, मुझे इसको अंत करना पड़ेगा क्योंकि थैंक कुछ यू लोग सो आए मच हुए हैं। दादा, या थैंक यू सो मच दादा फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज ओम डोंट नमः फॉरगेट टू शिवाय लाइक। सबको। नमस्कार।
जी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।